है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। और इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उन्हें आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में किस एनालॉग अंतरिक्ष यात्री को टाइटन स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो जाह्नवी डांगेटी, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, ओलिन विलियम्स। तो इन्हें जाह्नवी डांगेटी जी को एनालॉग अंतरिक्ष यात्री के रूप में टाइटन स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो ये है जाह्नवी डांगेटी जी। ठीक है, तो हाल ही में टाइटन अंतरिक्ष यात्री जाह्नवी डांगेटी को टाइटन स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। जाह्नवी डांगेटी के बारे में बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पलाकोल्लू की मूल निवासी हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। बता दें कि वह नासा के अंतर्गत वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं। जाह्नवी को वर्ष 2022 में पोलैंड में हुए एनालॉग मून मिशन के लिए चुना गया था। गौरतलब है कि जाह्नवी डांगेटी वर्ष 2029 में होने वाली टाइटन स्पेस के लिए पहले लो अर्थ ऑर्बिट मिशन का हिस्सा होंगी। टाइटन स्पेस मिशन के बारे में बात करें तो टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, जो एक अमेरिकी आधारित निजी एजेंसी है और अंतरिक्ष अनुसंधान पर केंद्रित है, इस मिशन का नेतृत्व करेंगी। इस मिशन का नेतृत्व अनुभवी राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा अंतरिक्ष यात्री कर्नल सेवानिवृत्त विलियम मैक आर्थर जूनियर करेंगे, जो टाइटन स्पेस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डिजिटल हाउस एड्रेस मतलब पता रहेगा डिजिटली रूप में। तो पहला स्टेटमेंट है, इसके तहत हर घर के बाहर एक खास क्यूआर कोड वाली डिजिटल प्लेट लगाई जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़कर स्मार्ट प्रशासन को सशक्त बनाना है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में इंदौर नगर निगम ने डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसे भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना माना जा रहा है। तो कौन सा नगर निगम है? इंदौर नगर निगम, एमपी में। ठीक है, इस परियोजना के तहत हर घर के बाहर क्यूआर कोड वाली विशेष डिजिटल प्लेट लगाई जाएगी, जिससे नागरिक सेवाओं को तकनीक से जोड़ा जाएगा। बता दें कि इंदौर देश का पहला शहर है जिसने अपने डिजिटल एड्रेस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की डीजी पिन यानी डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर प्रणाली से जोड़ा है। डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसके तहत हर घर के बाहर एक खास क्यूआर कोड वाली डिजिटल प्लेट लगाई जाएगी। वहीं इस क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करने पर घर का जीपीएस आधारित डिजिटल पता देखा जा सकेगा। इस डिजिटल प्लेट से संपत्ति कर, जल कर जैसे स्थानीय करों का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें भी इसी प्लेट के जरिए दर्ज की जा सकेगी। इस परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़कर स्मार्ट प्रशासन को सशक्त बनाना है, यानी सुशासन की ओर बढ़ना है। इंदौर नगर निगम के बारे में बात करें तो इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का स्थानीय शासी निकाय है। इसने कई स्मार्ट सिटी और स्वच्छता अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंदौर लगातार कई वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। बता दें कि यह नागरिक सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार नई तकनीकों को अपना रहा है। डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर प्रणाली के बारे में बात करें
तो डीजी पिन केंद्र सरकार की एक डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर प्रणाली है। इसका उद्देश्य हर पते को एक यूनिक डिजिटल कोड देना है, जिससे डिलीवरी, प्रशासन और नागरिक सेवाएं आसान और सटीक हो सकें। इससे नागरिक सेवाओं की डिलीवरी और ट्रैकिंग में पारदर्शिता और गति आएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं एवं है। चलिए काट के लिख देते हैं। एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 इस वर्ष शनिवार 29 जून को मनाया गया। यह दिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, वर्ष 2025 की थीम निर्णय लेने के लिए आंकड़ों का उपयोग है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है न ही एक और न ही दो। तो इस संदर्भ में दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हर साल भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, ताकि महान भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस को श्रद्धांजलि दी जा सके और यह समझाया जा सके कि आंकड़े यानी स्टैटिस्टिक्स किस तरह से देश की नीतियों और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिवस केवल सम्मान का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय संदेश है कि आधुनिक भारत को आगे बढ़ाने में आंकड़ों और सांख्यिकी विज्ञान का कितना बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 तिथि और थीम की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 इस वर्ष शनिवार 29 जून को मनाया गया। ठीक है, यह दिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। इस वर्ष की थीम है निर्णय लेने के लिए आंकड़ों का उपयोग। यह थीम यह दर्शाती है कि आज के दौर में नीतिगत और प्रशासनिक निर्णयों के लिए आंकड़ों का सही उपयोग कितना आवश्यक है। डिजिटल युग में जहां डेटा ही असली शक्ति है, यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में बात करें तो भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। वे एक महान वैज्ञानिक, सांख्यिकीविद और योजनाकार थे। उन्होंने भारत में सांख्यिकी की नींव रखी और आधुनिक आंकड़ा प्रणाली को दिशा दी। उनके प्रमुख योगदानों की बात करें तो महालनोबिस दूरी यानी महालनोबिस डिस्टेंस एक प्रसिद्ध सांख्यिकी माप है, जिसका उपयोग पैटर्न रिकॉग्नाइज और क्लस्टर एनालिसिस में होता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना 1931 में की गई थी। योजना आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर जोर दिया था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो थीम था औद्योगिकरण, उसके अध्यक्ष के रूप में थे, सदस्य के रूप में थे पीसी महालनोबिस। इसीलिए उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनकी सोच और कार्यों की झलक आज भारत के विकास के हर पहलू में दिखाई देती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के इतिहास की बात करें तो भारत सरकार ने 2007 में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य महालनोबिस की जयंती मनाना ही नहीं, बल्कि युवाओं और आम जनता को सांख्यिकी की उपयोगिता के बारे में जागरूक करना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी जिसे हम मॉस्पी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हर साल इस दिन को भव्य रूप से मनाता है, जिसमें राष्ट्रीय संगोष्ठी, व्याख्यान और सांख्यिकी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। इसके उद्देश्य और महत्व की बात करें तो इस दिन का महत्व केवल एक व्यक्ति की उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंकड़ों की ताकत और देश के विकास में उनके योगदान को, उनके उपयोग को उजागर करने का अवसर है।
मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सांख्यिकी साक्षरता बढ़ाना, विशेषकर छात्रों और शोधकर्ताओं में आंकड़ों की समझ विकसित करना, डेटा साइंस में करियर को बढ़ावा देना, युवाओं को प्रेरित करना कि वे सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण में करियर बनाएं, नीति निर्माण में आंकड़ों का योगदान, सरकार और संगठनों को तथ्य आधारित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला द्वारा किए जाने वाले मायोजेनेसिस प्रयोग संबंध किससे है? तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, हड्डियों का घनत्व, कंकाल मांसपेशियों के क्षरण की जैविक प्रक्रिया और अंतरिक्ष यान की गति। तो मायोजेनेसिस का संबंध कंकाल मांसपेशियों के क्षरण की जैविक प्रक्रिया से है और उन्होंने अभी प्रयोग शुरू भी कर दिया है। तो एक्जियोम 4 मिशन और शुभांशु शुक्ला की बात करें तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 29 जून 2025 को अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने अनुसंधान कार्य शुरू किए। उनका मिशन काल साइन सू एक्स है। तो सू जो है सुधांशु शुक्ला से लिया गया है और एक्स का होता है मतलब होता है संवाद स्थापित करना। तो उनका मिशन काल साइन क्या है? सू एक्स है। सुधांशु शुक्ला ने लाइफ साइंस ग्लोब बॉक्स में मायोजेनेसिस प्रयोग पर काम किया है। इसरो द्वारा चुने गए 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों में से एक है मायोजेनेसिस। इसका प्रयोग बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन यानी इन स्टेम द्वारा प्रस्तावित है। अध्ययन की बात करें तो अंतरिक्ष में कंकाल मांसपेशियों के क्षरण यानी स्केलेटल मसल्स डिग्रेडेशन जैसे जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करना, पीछे जैविक प्रक्रियाओं को समझने के लिए इसके पीछे जो है जैविक प्रक्रियाओं को समझने के लिए यह अध्ययन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्पेस यात्रियों की मांसपेशियों की रक्षा के साथ साथ पृथ्वी पर मांसपेशी क्षय रोगों से ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए इलाज ढूंढना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो बेगोनिया निसियोरम नामक पौधा हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है? तो यहाँ विभाग है, ठीक है, हम यहाँ पर मध्य प्रदेश कर देते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। तो बेगोनिया न्यूसियोरम नामक पौधा हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो बेगोनिया न्यूरिसोसम की खोज की गई है। तो यह बेगोनिया न्यूसियोरम का एक नया पुष्पीय पौधा है जो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में खोजा गया है। यह पौधा स्थानिक है यानी इंडेमिक है, मतलब इसके अलावा और कहीं भी नहीं पाया जाता है। यह 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर नमी वाले छायादार पहाड़ी ढलानों पर उगता है और इसकी पहचान इसके हल्के हरे रंग के डंठलों पर मौजूद घने लाल रंग के किनारों वाले रेशे से की जाती है। तो ये जो है ये लाल रेशा है, ठीक है, और ये हल्के हरे रंग का डंठल है। यह रेशा एशिया के किसी भी बेगोनिया में पहले नहीं देखा गया है। दुनिया भर में 2150 से अधिक बेगोनिया प्रजातियों में इस विशेष फ्रिज वाले डंठल ने इसे अलग पहचान दी है। पौधे का नाम की बात करें तो निसियोसिस यानी
निसीयोरम नीसी जनजाति के सम्मान में रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक नीसी जाति भी पाई जाती है। जनजाति, इस जनजाति के नाम पर जो है नीसी जनजाति के नाम पर निसीयोरम नामक ये पौधा रखा गया है, जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और क्षेत्र की पारंपरिक सुरक्षा करती है। ये पौधा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन निगरानी के लिए GOSAT GW सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो यह जो है जापान द्वारा किया गया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो H2A डिजाइन और जलवायु परीक्षण सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। जापान ने 29 जून 2025 को अपने मुख्य रॉकेट H2A की 50वीं और अंतिम उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। लॉन्च जो है तनेगाशिमा स्पेस सेंटर यानी दक्षिण पश्चिमी जापान से हुआ है। यह रॉकेट मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा द्वारा विकसित किया गया है। GOSAT GW सैटेलाइट और उसके महत्व की बात करें तो H2A रॉकेट्स ने GOSAT GW यानी ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल सैटेलाइट को कक्षा में 16 मिनट के भीतर स्थापित कर दिया। तो यह करेगा क्या? जो ग्रीन हाउस गैस है उसका ऑब्जर्वेशन करेगा और वाटर साइकिल है जो जल चक्र है उसका ऑब्जर्वेशन करेगा। यह मिशन ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन, मीथेन और जल चक्र की निगरानी के लिए शुरू किया गया है। यह GOSAT श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है और जलवायु परिवर्तन को मापने में मदद करेगा। यह उपग्रह 1 वर्ष के भीतर समुद्र की सतह का तापमान, वर्षा और अन्य जलवायु आंकड़े उच्च रेजोल्यूशन के साथ वैश्विक उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराएगा, जिनमें अमेरिका की नोआ यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है। यह डेटा जलवायु परिवर्तन से निपटने, वैज्ञानिक शोध और नीति निर्धारण के लिए उपयोगी होगा। GOSAT GW मिशन जापान की जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, 44वां, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 24वां संशोधन और ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो इस संदर्भ में ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा और बहुत ही आसान सा प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 42वां यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में 76 और प्रियम्बल में बदलाव की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रियम्बल में 3 प्रमुख शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और अभी ये क्यों चर्चा में है? तो संविधान के प्रियम्बल से जो पंथ निरपेक्षता है और समाजवादी शब्द है, इन दोनों को हटाने की बात चल रही है। विभिन्न प्रकार के जो पार्टियां हैं उनके राजनेताओं के द्वारा इस पर बहस छिड़ी हुई है, इसलिए चर्चा में है। तो 42वें संविधान संशोधन के अन्य प्रमुख बदलाव हुए थे, जैसे मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का नया अध्याय जोड़ा गया था, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और विस्तारित किया गया था, DPSP को। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित किया गया था। परिसीमन को स्थगित किया गया था। हालांकि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत आपातकाल के कई प्रावधानों को पलटा गया, लेकिन प्रियम्बल में जोड़े गए पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द यथावत बने रहे।
तो 1978 में जब मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी थी तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत से ऐसे प्रावधान थे जो जिन्हें बदल दिया गया था, पलट दिया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। लेकिन ये पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द बना रहा है। तो अभी हम लोग प्रियम्बल को देख लेते हैं। तो भारत के संविधान की उद्देशिका किस प्रकार से है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द पहले है, पंथ निरपेक्ष बाद में। ठीक है, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पर अखंडता शब्द है। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए हम लोग आगे को देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, ब्रिक्स सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हो रहा है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो यह जो है ब्राज़ील में हो रहा है और मोदी जी भी पहुंचने वाले हैं वहां पर। तो चलिए, ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन यानी प्रधानमंत्री मोदी 5 से 7 जुलाई के बीच में 2025 के बीच ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 17वां संस्करण में भाग लेंगे। तो इस बार कौन सा संस्करण होगा? 17वां होगा, 17th होगा। ठीक है, और इसके बाद 8 जुलाई को ब्राज़ील में एक औपचारिक राज्य यात्रा यानी स्टेट विजिट होगी। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। ब्रिक्स घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर जो भाषा उपयोग की गई है उसे लेकर के भारत पूरी तरह संतुष्ट है और ऐसा विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है। भारत इस मंच पर आर्थिक सहयोग, वैश्विक दक्षिण की भूमिका और सुरक्षा साझेदारी जैसे मुद्दों को उठाएगा इस ब्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, और ये ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी, प्रथम बैठक 2009 में हुई थी। उस समय ब्रिक्स नहीं था बल्कि ब्रिक था। तो इसकी जो है 2009 में बैठक हुई थी एकटेरिनबर्ग में। फिर उसके बाद 2010 में क्या हुआ? साउथ अफ्रीका जुड़ गया इसमें, तो उस समय ब्रिक्स हो गया। कब हुआ? 2010 में। फिर इसमें 1 जनवरी 2024 को 4 देश जुड़े। यूएई हो गया, ठीक है, इजिप्ट हो गया जिसे मिस्र बोलते हैं, फिर इथोपिया हो गया, ठीक है, और ईरान हो गया। फिर 1 जनवरी 2025 को कौन जुड़ा इसमें? तो इंडोनेशिया 10वें देश के रूप में जुड़ा था। तो अभी वर्तमान में 10 देश हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री की 5 देशों की
विदेश यात्रा भी होगी 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक अफ्रीका और अमेरिका के 5 देशों की यात्रा करेंगे। जिन 5 देशों की यात्रा करेंगे वे हैं घाना, त्रिनिडाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया। तो ये 5 देशों में वो यात्रा करेंगे। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स समूह के साथ मजबूत जुड़ाव की रणनीति का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी 2 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2020, ऑप्शन डी 24 जून 2014। तो यह जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, और कल जो है 1 जुलाई था, इसलिए यह चर्चा का विषय है। तो जीएसटी की शुरुआत और उद्देश्य की बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी का उद्देश्य एक सशक्त और अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखना है। जीएसटी के तहत देश भर में एक समान कर व्यवस्था लागू की गई, जिसे एक राष्ट्र एक कर का सपना साकार हुआ। जीएसटी ने उत्पादन शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ली। तो पहले अलग अलग शुल्क लगता था, उत्पादन शुल्क अलग, सेवा कर अलग और वैट। ठीक है, तो इन सबको मर्ज कर दिया गया जीएसटी में। प्रभाव और उपलब्धियां की बात करें तो जीएसटी से कर अनुपालन सरल हुआ है, जिससे कारोबारियों की लागत में कमी आई है। माल की आवाजाही बिना किसी रुकावट के एक राज्य से दूसरे राज्य में संभव हुई है। पिछले 5 वर्षों में जीएसटी संग्रह यानी कलेक्शन लगभग 2 गुना हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बात करें तो 11.3 लाख करोड़ रुपए था। वहीं 2025 में बात करें तो 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया है जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी की कर संरचना की बात करें तो जीएसटी में 4 मुख्य टैक्स स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। जब भी आप ओरिजिनल रिसिप्ट लेते होंगे, बिल लेते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कितना % आपको जीएसटी लगा है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त 3 विशेष दरें भी हैं। कौन कौन सी? तो सोना पर 3% है, सोना, चांदी, हीरा आभूषण पर 3%, 1.5% है कटे एवं पॉलिश किए गए हीरे पर और 0.25% है कच्चे हीरे पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो सुगम्य भारत ऐप एक मोबाइल ऐप है जिसका इस्तेमाल नागरिक उन समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए करते हैं जो सार्वजनिक जगहों, परिवहन और वेबसाइट या मोबाइल ऐप जैसी आईसीटी सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए असुविधाजनक या असुलभ होती हैं। इस ऐप का उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है। तो ऑप्शन ए कह रहा केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न ही 1 और न ही 2। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाता है। तो सुगम भारत ऐप अभी हाल ही में उसको फिर से नवीन रूप से लॉन्च किया गया है। तो भारत सरकार ने 27 जून 2025 को सुगम भारत ऐप को नवीन रूप से लॉन्च किया है। क्या है सुगम भारत ऐप? तो ये सुगम भारत ऐप एक मोबाइल ऐप है जिसका इस्तेमाल नागरिक उन समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए करते हैं जो सार्वजनिक जगहों, परिवहन और वेबसाइट या मोबाइल ऐप जैसे आईसीटी सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक या असुलभ होती है। इस ऐप का उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह जो है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। इस मंत्रालय कौन सा है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। शुरुआत वर्ष की बात करें तो वर्ष 2021 में व्यापक सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक बाधा रहित यानी बैरियर फ्री
भारत का निर्माण करना, जन भागीदारी के माध्यम से सुधार को बढ़ावा देना और दिव्यांग जनों को सशक्त बनाना है। ऐप की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ऐप का इंटरफेस अब और भी सरल और साफ और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए इसे उपयोग करना आसान हो। ऐप में जोड़ा गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम सहायता और जानकारी प्रदान करता है। ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता नई योजनाओं, सर्कुलरों और अधिसूचनाओं की सीधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक असुलभ सुविधाओं की शिकायत के लिए जियो टैग की गई तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित प्रशासनिक इकाइयां त्वरित कार्रवाई कर सकती हैं। यह ऐप 10 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। प्रदर्शन और आंकड़े की बात करें तो कुल पंजीकृत उपयोगकर्ता कितने हैं? 14,358। कुल ऐप डाउनलोड कितने हुए हैं? 83,791। एंड्रॉयड पर डाउनलोड कितने हुए हैं? तो 82,291। iOS पर डाउनलोड हुए हैं 1,500। प्राप्त शिकायतें कितनी हुई हैं? 2,705। और हल की गई शिकायतें 1,897। तो ये कुछ आंकड़े हैं। ऐप किस प्रकार की समस्याओं को हल करेगा? तो भवन एवं सार्वजनिक ढांचे से संबंधित समस्याएं जैसे रैंप, रेलिंग, शौचालय या प्रवेश द्वार की अनुपलब्धता या असुविधा जैसे मुद्दों पर यह शिकायत करेगा। परिवहन प्रणाली में असुलभता जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन में दिव्यांग जनों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली की समस्याएं जैसे वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स या टेलीविज़न कंटेंट का दिव्यांगजनों के लिए सुलभ न होना, इन सब समस्याओं को हल करेगा। जन भागीदारी और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस ऐप की मदद से नागरिक सरकारी नीतियों में भागीदार बनते हैं। वे न केवल समस्या की पहचान करते हैं बल्कि एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। और आप लोग अपनी तैयारी को तेज गति देते रहिए और डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम रोज करते रहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी टॉपिक आपके नज़रों से ओझल ना हो और आप अपनी तैयारी को गति देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद,